discussing about the degree measure and radian measure, है ना, इसके बारे में हम देख रहे थे ना, how to convert the degree measure into radian measure and radian measure into degree measure, है ना। तो एंगल्स के यूनिट्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो हम डिग्री में मेजर कर सकते हैं एंगल, या तो फिर रेडियन में मेजर कर सकते हैं, है ना। तो ये हमने देखा था। ओके, नाउ इन टुडेस क्लास सी हाउ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दीज आर आल्सो द फंक्शंस। तो इसको वन बाय वन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके लिए क्या करना है, देखिए ये यूनिट सर्कल लिया है मैंने, ये आपको सर्कल दिख रहा है, देखो समृद्धि। यस सर। हाँ, ये सर्कल देखो, आपको यहाँ पे कैपिटल ए पॉइंट लिया मैंने एक्स एक्सिस पर, ए यूनिट सर्कल है, दिस इज ए यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मींस ए सर्कल हुज रेडियस इज 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 1 फुट जो भी है, तो 1 होता है, 1 फीट जो भी है, तो 1 यूनिट होना चाहिए। तो ऐसे सर्कल को हम यूनिट सर्कल कहते हैं। तो इसका जो रेडियस है 1 यूनिट है सपोज, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे ओ ए इक्वल्स टू 1 होगा, ओ बी इक्वल्स टू 1 होगा, ओ सी इक्वल टू 1 होगा, और ओ डी भी 1 ही है क्योंकि यूनिट सर्कल है। तो इसलिए यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट जो हो गए वो 1 0 हो गए, ठीक है ना। बी के कोऑर्डिनेट देखो 0 1 हो गए, है ना। फिर सी के कोऑर्डिनेट्स लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस के तो -1 0 होगा, और डी के कोऑर्डिनेट्स 0 और -1 होगा क्योंकि रेडियस जो है वो 1 यूनिट है। तो यहाँ पे देखो, कंसीडर ए यूनिट सर्कल विद द सेंटर एट ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, लेट पी ए बी बी एनी पॉइंट। अभी क्या करना है कि ये सर्कल पर कहीं पर भी एक पॉइंट लेता हूं मैं, यहाँ पे पी जिसकी कोऑर्डिनेट से ए बी, ये कोऑर्डिनेट से ए बी का मतलब होता है कि ओ, अगर मैं पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालूं, सपोज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज m पॉइंट, देन OM जो है वो स्मॉल a यूनिट होगा और PM जो है स्मॉल b होगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट्स AB होगी, ठीक है ना। ओके, विद एंगल AOP इक्वल्स टू थीटा, ये जो एंगल बन गया AOP, लेट अस इट इज थीटा डिग्री, थीटा रेडियन। अभी एंगल हमको हमेशा रेडियन में लेना है, वो थीटा रेडियन का एंगल है सपोज। We define cos थीटा, तो cos थीटा जो है इस ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका PMO, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें OP आपका हाइपोटेनस है, OM आपका एडजेसेंट साइड हो जाएंगे थीटा के लिए, और PM जो है वो अपोजिट साइड हो जाएंगी। आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, सो तो cos थीटा ले लीजिए। तो cos थीटा यहाँ पर होगा एडजेसेंट साइड A अपॉन हाइपोटेनस, तो हमारा 1 है क्योंकि यूनिट सर्कल है, इसलिए A अपॉन 1 मींस A सिंपली। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू A आ गई, और sin थीटा मींस अपोजिट साइड, थीटा की अपोजिट साइड B होगी, PM B है और हाइपोटेनस 1 है, तो B अपॉन 1 मींस B हो जाएंगी। तो sin थीटा B है। इसका मतलब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है AB, तो पहला जो एब्सिसा है A, it gives me the value of cos थीटा। यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका जो cos का रेशियो होगा उसकी वैल्यू पहला कोऑर्डिनेट देता है हमको, ये याद रखना है। तो इसमें देखो cos थीटा इक्वल टू A आ गया, मींस यहाँ पर A जो है वो cos थीटा की वैल्यू है और B जो है वो sin थीटा की वैल्यू है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो जैसे A के पास में कोऑर्डिनेट्स 1 0 है, अगर एंगल कुछ भी नहीं है, O एक्सिस पर ही कोइंसाइड है, एंगल कुछ भी नहीं है, 0 डिग्री है, तो इसका मतलब 0 डिग्री है, तो cos 0 का आंसर आपका ये पहला कोऑर्डिनेट 1 होगा। cos 0 की वैल्यू ये 1 होगी, sin 0 की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट जो है वो cos की वैल्यू देता है। cos का जो भी एंगल होगा तो यहाँ पे O एक्सिस 0 डिग्री का है, तो इसलिए cos 0 की आंसर 1 होगा और sin 0 0 होगा। ओके, अभी यहाँ से यहाँ तक π/2 आ जाएगा 90 डिग्री, 90। तो B के पास में कोऑर्डिनेट्स आपके 0 और 1 है, इसका मतलब एंगल तो π/2 का बन गया, तो cos π/2 की वैल्यू 0 होगी, sin π/2 की वैल्यू 1 होगी।
क्योंकि मुझे ए और बी जो है पी पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स ए बी, तो ए देता है मुझे cos थीटा की वैल्यू और बी जो है ऑर्डिनेट इट गिव्स मी द वैल्यू ऑफ sin थीटा। तो यहाँ पर अभी ये ऐसे रोटेट करके ओ एक्स को यहाँ पे लाया हमने सी के पास में, तो ये जो एंगल है पूरा पाई का बन गया है, ये पूरा एंगल पाई रीडिंग का बन गया है। तो यहाँ सी के पास में कोऑर्डिनेट्स -1 और 0 हो जाएंगे, है ना। कोऑर्डिनेट यहाँ पे यूनिट सर्कल है, ये 1 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ओ एक्स के तो -1 हो जाएगा और 0। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -1 0 हो गए, इसलिए cos पाई की वैल्यू यहाँ पे -1 होगी। ये -1 दिख रहा है आपको, cos पाई -1 और sin पाई 0 होगा, sin पाई की वैल्यू 0 होगी। तो देखो यहाँ पे sin 0 की भी वैल्यू 0 आ गई, sin पाई की भी वैल्यू 0 आ गई। अभी फिर से इस OH एक्सिस को ऐसे रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ तक लाया मैंने डी पॉइंट के पास में। तो डी पॉइंट के पास में जब लाता हूं मैं, तो ये जो एंगल है 3π/2 हो जाएगा, ये 3π/2 हो गए। तो देखो यहाँ पे cos 3π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी डी के पास में, यहाँ 0 है, cos 3π/2 0 और sin 3π/2 -1 हो जाएंगी। फिर क्या करते हैं, फिर से रोटेट करके फिर से ए पर लेके आइए यहाँ पर, तो एंगल ये 2π का हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, 2π डिग्री का, 2π रीडियन का हो जाएगा। तो cos 2π देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए के पास में फिर से हम आगे रोटेट करके एक रिवॉल्यूशन के बाद में, तो यहाँ पे एंगल पूरा 2π का हो गया। तो cos 2π 1 हो जाएगा और sin 2π 0 हो जाएगा। वैसे आप रोटेट करते जाइए, तो पीरियोडिक है, साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन पीरियोडिक आफ्टर 2π के बाद में कितना भी रोटेट करो आप, तो वही वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, अभी आप मुझे यहाँ पे बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू जो है साइन थीटा की, यहाँ पे देखो ये 0 है, साइन 0 0 है, फिर यहाँ से 0 से वैल्यू बढ़ रही है साइन की, ये 1 तक आ गई, डी के पास में देखो 1 होगी, फिर बी के पास में सी की तरफ जाओ, सेकंड क्वार्टर में 1 से साइन की वैल्यू 0 की तरफ आ गई, फिर थर्ड क्वार्टर में जाओ, साइन की वैल्यू 0 से -1 की तरफ गई, फिर -1 से फिर 0 की तरफ गई। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू साइन की कितनी हो सकती है समृद्धि, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? हेलो, हाँ, और मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम -1। तो इसका मतलब हमारा जो क्लोज इंटरवल होता है -1 to 1, क्लोज इंटरवल देखा ना हमने इसके पहले, तो इसी के बीच में साइन फंक्शन की वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में, इसके बाहर नहीं जा सकती। वैसे ही कॉस की भी है, कॉस की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में ही होती है, उसके बाहर नहीं जा सकती। उसका ग्राफ हम बाद में देखेंगे। चलो फिर से हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे ABCD जो है उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 0 0 1 -1 0 और 0 -1। Therefore the quadrantal angles, इसको quadrantal angles कौन सा 0 π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये 90 के एंगल्स है, इनको quadrantals angles बोलेंगे। cos 0 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे देखो cos 0 1, sin 0 0, पहला ए के पास का कोऑर्डिनेट, फिर देखो cos π/2 यहाँ पे 0 हो गया, cos π/2 0 हो गया, देखो sin π/2 ये 1 हो गया, फिर cos π ये -1 हो गया, cos π देखिए cos π है ना, ये -1 हो गया, sin π ये 0 हो गया, ये पाई का पूरा एंगल ऐसा हो गया। फिर cos 3π/2 यहाँ से यहाँ तक डी पॉइंट के पास में, cos 3π/2 ये कोऑर्डिनेट यहाँ का 0 है, तो 0 हो गया, sin 3π/2 ये -1 है, फिर cos 2π ये 1 हो गया, फिर sin 2π ये 0 हो गया। उसके बाद में आप कितना भी रिवॉल्व करो, रोटेट करो तो एंगल तो 0 to 2π के बीच में ही रहेगा। फिर आप 2π प्लस करो या 4π प्लस करो या 8π प्लस करो, वैल्यू लेकिन वो -1 और 1 के बीच में ही रहेगी साइन और कॉस की। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखिए, इफ वी टेक वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन फ्रॉम द पॉइंट P, या पॉइंट P है ना, यहाँ से कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लीजिए, we again come back to the same point, फिर से हम वहीं पर आ जाएंगे पॉइंट P के पास में, जिसका पहला कोऑर्डिनेट जो A है वो cos एंगल की वैल्यू देता है,
सेकंड जो भी है वो साइन एंगल की वैल्यू देता है। Thus we also observe that x increases or decreases, x means angle जो है, by any integral multiple of 2 pi the value of the sine and cosine function do not change. Thus sin 2n pi plus theta means sin, यहाँ पे थीटा होगा, सॉरी यहाँ पर एक्चुअली थीटा लिखा ना मैंने, यहाँ पे थीटा होना, साइन थीटा चाहिए अपना। 2n पाई का मतलब क्या, n इज इक्वल टू, कोई भी इंटीजर ले लो, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर में 0 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी रखो। यहाँ पे n इज इक्वल टू मैंने 0 रखा तो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे 0 थीटा होना क्या x के बदले में, वो लिखना भूल गया मैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा रहेगा। 2n पाई n इज इक्वल टू, अगर 2 लेता हूं मैं तो 2 इंटू 2 4 पाई प्लस थीटा, तो साइन थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि 4 पाई में ये कंप्लीट और फिर से कंप्लीट और रिवॉल्यूशन फिर से स्टार्ट, तो वही हो जाएगा, बिकॉज साइन फंक्शन इज पीरियोडिक आफ्टर 2 पाई। ओके, देन cos 2n पाई प्लस थीटा की भी वही होगा, cos थीटा ही होगा। 2n पाई, कितने भी 2 पाई के बाद में रिवॉल्यूशन करो आप बार बार, तो वैल्यू आपकी फिर से वही आएगी, जो आपकी -1 और 1 के बीच में आती है वही वैल्यू आएगी, कि कितने भी रिवॉल्यूशन करो 2 पाई के बाद में कितने भी रिवॉल्यूशन करो। ओके, तो साइन थीटा 0 होता है, थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, देखो थीटा 0 ले लो तो यहाँ पे देखो साइन थीटा 0, पाई ले लो यहाँ पे देखो 0, 2 पाई ले लो फिर 0 है, 3 पाई ले लो फिर 0 है, 4 पाई ले लो फिर 0 है। इसका मतलब साइन थीटा का आंसर हमेशा 0 होता है। कब, अगर थीटा इक्वल टू 0 होता है, प्लस माइनस पाई होता है, प्लस माइनस 2 पाई होता है, प्लस माइनस 3 पाई होता है, प्लस पाई ले लीजिए, देखो क्लॉकवाइज में यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ से ऐसा क्लॉकवाइज में ए से लेके सी तक ऐसा आ जाएंगे क्लॉकवाइज में, तो भी यहाँ पे देखो ये माइनस पाई हो जाएगा, क्लॉकवाइज में ये एंगल माइनस पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो साइन की वैल्यू 0 है तो साइन माइनस पाई भी 0 ही हो जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज के लिए साइन फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, यानी 1 पाई 2 पाई 3 पाई -2 पाई -3 पाई, इसका मतलब n पाई उसको बोल सकते हैं। सो साइन n पाई इज ऑलवेज 0, ये आपका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, फिर 1 पाई 2 पाई 3 पाई -2 पाई -3 पाई जो भी है, और 0 पाई भी 0 इंटू पाई, so n इज इक्वल टू इंटीजर ले लो, तो साइन n पाई का आंसर हमेशा 0 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी cos थीटा के पास में आया, देखो cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, देखो यहाँ पर देखो cos थीटा यहाँ पे तो नहीं है 0 की लिए, यहाँ पर है तो ये π/2, 1 π/2 देखो ये यहाँ पे 1 π/2 होगा तो cos थीटा वैल्यू 0 होगी। फिर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है देखो 0, 3 π/2 के लिए ये 0 है, 3 π/2 मीन्स यहाँ से यहाँ तक 3 π/2 के लिए 0 मीन्स पहला कौन सा है π/2, बाद में कौन सा है 3 π/2, बाद में ये जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन है 4 π/2 हो गया, प्लस 1 π/2 मिला तो 5 π/2 के लिए भी है, फिर 7 π/2, फिर 9 π/2, फिर 11 π/2। सो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए cos की वैल्यू हमेशा 0 होती है। cos इक्वल टू ऑलवेज 0, एक यहाँ पे सॉरी यहाँ पर ऑब्लिक चाहिए क्या, जस्ट अ मिनट, यहाँ जो ना ये π/2 चाहिए, 3 π/2, ये ऑब्लिक डिवाइड नहीं है यहाँ पे क्या, π/2 यहाँ पर 3 π/2 प्लस माइनस 5 π/2, 7 π/2, 9 π/2 मीन्स ऑड नंबर 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, 9 π/2, 11 π/2, इस तरह की जो π/2 होंगे उस वैल्यूज के लिए cos का आंसर हमेशा 0 होता है। तो ये जो ब्रैकेट का नंबर है 2n+1 लेता हूं मैं, 2n+1 मीन्स यहाँ पे हमेशा ऑड नंबर आएगा, n इज इक्वल टू कोई भी नंबर ले लो इंटीजर, यहाँ 0 रखता हूं मैं, n इज इक्वल टू 0 तो 1 π/2 आ जाएगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखो तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 तो 3 π/2 आ जाएगा, यहाँ पर ये π/2 है क्या, 3 π/2 आ जाएगा। ओके, n इज इक्वल टू 2 ले लो तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 तो 5 π/2 आ जाएगा, n इज इक्वल 3 ले लो तो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 π/2 आ जाएगा। -1 ले लीजिए, n इज इक्वल टू -1 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 दैट इज -π/2, वो भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। तो सारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए cos का आंसर हमेशा 0 होता है। तो ये दो तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन n पाई हमेशा 0 होता है
और cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हमेशा 0 होता है, ये दो याद रखना है, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पे अभी कोसेक एक्स तो आपको मालूम है 1/sin x होता है फार्मूला, तो यहाँ पर sin x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो कोसेक x इस एंगल के लिए डिफाइंड नहीं है, x इक्वल टू n पाई नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 कब बनेगा sin x, अगर sin x n पाई है तो sin x अगर n पाई है तो हमने देखा ना 1 पाई 2 पाई 3 पाई sin n पाई 0 होता है, तो ये sin x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, sin x की वैल्यू 0 कब होगी, अगर x n पाई रहेगा तो therefore this x should not be equals to n pi so that cosec function will be defined, है ना। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो x should not be equals to n pi, ये कंडीशन है। cos x equal to 1/sin x फार्मूला तभी पॉसिबल है जब ये x n pi नहीं होना चाहिए। वैसे sec x equal to 1/cos x हम बोलते हैं, है ना, sec x equal to 1/cos x, लेकिन ये वैलिड नहीं है, कब, ये cos x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x जो है 2n 1 प्लस पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल पाई बाई 2, अगर यहाँ पे 1/cos पाई बाई 2 तो यहाँ पे सेक डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि 1/cos पाई बाई 2 के वैल्यू 0 होगा, 1/0 नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए sec x इक्वल टू 1/cos x ये फार्मूला तभी पॉसिबल है जब x आपका 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, मींस x शुड नॉट बी इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे tan x जो है, tan x इक्वल टू हमें मालूम है sin x अपॉन cos x, फिर से ये cos x जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 0 होता है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 बनेगा, tan x फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर x इस तरह से नहीं होना चाहिए। cot x की वजह से cot x cos x अपॉन sin x, तो x कैसे नहीं होना चाहिए, यहाँ का sin x 0 नहीं होना चाहिए, मींस x आपका n पाई नहीं होना चाहिए, है ना, x आपका n पाई नहीं होना चाहिए। अच्छा, और एक बात देखते, देखिए यहाँ पर पहले इसमें देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, यहाँ पे PMO, इस ट्रायंगल PMO में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, OM स्क्वायर a OM स्क्वायर प्लस a MP स्क्वायर इक्वल टू a OP स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर OM स्क्वायर मींस MP square means B square, A square plus B square equal to OP जो 1 है, that will be 1, A square plus B square equal to 1, लेकिन A है हमारा A sin थीटा का आंसर है, अब सॉरी cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, what is B sin थीटा, so this is cos square थीटा plus sin square थीटा equal to 1, therefore our standard identity that is sin square थीटा plus cos square थीटा equal to 1, ये भी हमें यहाँ से मिल सकता है, ओके। देन हम कहते यहाँ पर देखिए, ये टेबल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का टेबल आपको मालूम है, 10th क्लास में हो चुका है ना। एंगल्स इन रेडियस 0 डिग्री, sin 0 0 होता है, ये पाई बाई 6 1/2, पाई बाई 4 √2, ये 1/√2, यहाँ पे 1/√2 होगा, पाई बाई 3 √3/2, पाई बाई 2 1, cos की ये रिवर्स लेना, ये 1 पहले आएगा, रिवर्स वैल्यूज यहाँ से उल्टी, वो ये √3/2 बाद में आएगा, ये 1/√2 यहाँ पे रहेगा, ये 1/2 यहाँ चला गया, ये 0 यहाँ पे चला गया, फिर sin अपॉन cos में स्टैंड होता है, तो 0/1 ये 0 हो गया, पाई बाई 6 tan पाई बाई 6 देखिए 1/2 अपॉन √3/2 मिस √3/3 मींस √3 हो गया, क्या हो गया 1/2 हो गया, ये 1/√3, ये √2/2 अपॉन √2/2, ये देखिए 1 हो गया, tan पाई बाई 4, इस तरह से ये आपको 10th क्लास में हो गई। यहाँ देखिए क्वाड्रेंट देखिए, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ से देखो अभी यहाँ पर ये 1 वैल्यू जो है cos 0 की वैल्यू 1 है, और ये वैल्यू देखो पाई बाई 6 एंगल के लिए √3/2 है ना, यहाँ पे पाई बाई 4 एंगल हो गया है, तो ये एक्चुअली 1/√2 है cos की, फिर पाई बाई 3 के लिए 1/2, फिर पाई बाई 3 के लिए 1/2, यहाँ पे देखो पाई बाई 2 के लिए 0 हो गया, cos पाई बाई 2 0, तो इसका मतलब पहले क्वार्टर में cos की वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है, देखो 0 से लेके 1 की तरफ जा रही है, cos की वैल्यू cos 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंगल बढ़ रहा है पहले क्वार्टर में, तो वैल्यू जो है पहले क्वार्टर में इन द फर्स्ट क्वार्टर द वैल्यूज ऑफ cos फंक्शन इज डिक्रीजिंग 1 से लेके 0 की तरफ जा रही है। सेकंड क्वार्टर में देखो 0 से लेके -1 की तरफ जा रहे हैं। अगेन इन द सेकंड क्वार्टर द वैल्यू ऑफ द cos फंक्शन इज अगेन डिक्रीजिंग
क्योंकि 0 से फिर से -1 की तरफ जा रही है। थर्ड क्वार्टर में देखिए, थर्ड क्वार्टर में कॉस की वैल्यू -1 से 0 की तरफ आ गई, तो इट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज होगी वैल्यू थर्ड क्वार्टर में कॉस फंक्शन की, और फोर्थ क्वार्टर में -1 से लेके 0 की तरफ आए, फिर से इंक्रीजिंग। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में कॉस की वैल्यूज डिक्रीज होती है, डिक्रीजिंग रहती है, और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में कॉस की वैल्यू इंक्रीजिंग होती है। अभी साइन की देखिए, ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ साइन की देखिए, साइन की वैल्यू साइन 0 0 ये वैल्यू है, साइन 0 0, साइन π/2 1 है। अभी देखिए फर्स्ट क्वार्टर में साइन की वैल्यू 0 से लेके 0 हो गई, फिर 1/2 हो गई, फिर 1/√2 होगी, √3/2 होगी, फिर 1 हो गई। इट मींस इन द फर्स्ट क्वार्टर द वैल्यू ऑफ द साइन फंक्शन आर इंक्रीजिंग। सेकंड क्वार्टर में देखो ये 1 है, 1 से लेके ये 0 की तरफ आ रहा है, तो फिर से साइन फंक्शन की वैल्यू से डिक्रीज हो रही, पहले इसमें इंक्रीज होगी, सेकंड क्वार्टर में डिक्रीज होगी। थर्ड क्वार्टर में देखिए 0 से लेके -1 की तरफ आ रही है, फिर से डिक्रीजिंग है साइन फंक्शन की वैल्यू, और या फिर -1 से 0 की तरफ में इंक्रीजिंग है ना। इस तरह से आप कौन से क्वार्टर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है वो देख सकते हैं ये इस फिगर से, ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, हाँ यहाँ पे देखिए वैसे ही, सॉरी, हाँ साइन देखिए, अभी यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल, ये देखिए पी, ये मैंने ट्रायंगल है ओपी जितना है उतना है ओक्यू ले लिया मैंने, और पी से परपेंडिकुलर सीधा यहाँ तक डाला क्यू तक, ठीक है ना, और जितना ये पी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये रेडियस सेम है, रेडियस सेम है, मान लीजिए दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, और ये ओ एम, यहाँ पे अगर एम पॉइंट है यहाँ पर, तो ओ एम तो कॉमन है ना, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट ये जो ओ एम है ये सपोज ए है, और ये पी एम, यहाँ पे एम नहीं दिया मैंने, यहाँ पे पी एम जो है एक बी है, इसलिए कोऑर्डिनेट्स के ए बी हो गए। अभी सेम ऐसे ही इसका मिरर इमेज पी पॉइंट का इस सर्कल पे लीजिए, यहाँ पे क्यू, तो ये जो ए होगा, ये ओ एम ए, वो तो वैसे ही रहेगा, कोऑर्डिनेट ए ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो ये हाइट थी पी एम, ये इधर नेगेटिव हो जाएंगे, ए एम क्यू, तो माइनस भी हो गया। अभी यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि देखो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे बी है, तो साइन ये एंगल भी यहाँ से -x हो गया, यहाँ से इधर -x एंगल ले लिया मैंने, और यहाँ से इधर +x ले लिया, ये +x ये -x, सेम रेडियन का, तो इसके कोऑर्डिनेट्स a और माइनस भी आते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स a और b आते हैं। इसका मतलब यहाँ पे साइन x का वैल्यू प्लस भी है, जबकि यहाँ पर साइन -x का वैल्यू माइनस भी है, तो यहाँ पे साइन x का वैल्यू b था, और यहाँ पे साइन -x का माइनस भी है। इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ -x एंगल वो इसका माइनस साइन x, ये b है ना, b साइन x है, तो इसका नेगेटिव आता है यहाँ पर, ये b साइन x है, ये नेगेटिव आ गया, तो ये क्या होगा, माइनस साइन x होगा, तो साइन ऑफ ए -x, साइन ऑफ -x इक्वल टू माइनस साइन x, साइन ऑफ माइनस, ये यहाँ पे देखिए साइन ऑफ -x ये माइनस साइन, ये साइन x में b है आपका, ये b है, और ये माइनस, तो ये माइनस b जो है माइनस साइन x है, माइनस साइन x, साइन ऑफ -x ये माइनस रेडियन लिया मैंने, ऐसा माइनस साइन ऑफ -x तो माइनस साइन x होता है, ये याद रखना है, और साइन ऑफ x तो x ही होगा, साइन ऑफ x का ये b आंसर होगा। अभी cos का देखिए, cos पहला a कोऑर्डिनेट, दूसरा b, यहाँ पर भी a ही है, तो cos x भी cos x ही रहेगा, cos ऑफ -x भी cos x ही होता है, cos ऑफ -x भी cos x ही होता है, क्योंकि यहाँ की कोऑर्डिनेट्स a आ गए, यहाँ का कोऑर्डिनेट a है, दोनों पॉजिटिव है, तो चाहे आप एंगल पॉजिटिव ले लो या चाहे नेगेटिव ले लो, आंसर आपका यही रहेगा a। cos ऑफ x इक्वल टू भी a होता है, cos ऑफ -x इक्वल टू यहाँ पर a ही होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि cos ऑफ -x इक्वल टू cos x, तो दो फार्मूले याद रखना है, cos ऑफ -x cos x ही होता है, sin ऑफ -x माइनस साइन x होता है, ये दो
कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, क्योंकि यहाँ पे ए और ए सेम आ गया है। कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, लेकिन साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, क्योंकि ये जो बी है यहाँ पे निगेटिव बन गया है। माइनस ये माइनस साइन एक्स, बी जो है हमारा साइन एक्स है, तो माइनस साइन एक्स, ये एंगल माइनस साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये दो फार्मूले याद रखना है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. हा, आता बघा इथे बघा, फॉर एव्हरी पॉइंट ए बी युनिट सर्कल मध्ये पहा, व्हॅल्यू जे आहे ए, हा ए जो आहे, ए म्हणजे काय आपला कॉस एक्स ची व्हॅल्यू, ए म्हणजे कॉस एक्स, हा जो पहिला कोऑर्डिनेट आहे, याच्या व्हॅल्यूज बघा -1 आणि 1 च्या मध्येच राहतात. तुम्ही असं कितीही त्याला रोटेट करा, हे बघा कॉसच्या व्हॅल्यूज 1 पासून 0 कडे जातात, 0 पासून -1 कडे जातात, पुन्हा -1 कडून 0 कडे आल्या, पुन्हा 0 कडून 1 कडे गेल्या. म्हणजे 1 आणि -1 च्या मध्येच कॉस एक्सच्या व्हॅल्यू असतात, याच्या बाहेर जाऊ शकत नाही. तर आपण त्याला क्लोज इंटरवल मध्ये लिहू शकतो. आपण सेट मध्ये शिकलो ना, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल. तर कॉस एक्सची जी रेंज असते, कॉस एक्सची रेंज हे -1 to 1 क्लोज इंटरवल याच्यामध्येच राहते. अँगल तुम्ही त्याचा कुठलाही रिअल नंबर घेऊ शकता. कॉस 1000 रेडियन घ्या की 5000 रेडियन घ्या, 5000 रेडियन घेतलं तर रिव्हॉल्युशन तेवढे वाढतील, पुन्हा आणखी 0 पासूनच चालू होणार आहे अँगल, काही प्रॉब्लेम होत नाही. म्हणजे रिअल नंबर तुम्ही अँगल कुठलाही घेऊ शकता. आन्सर माझं त्याचा आन्सर जे आहे ते क्लोज इंटरवल -1 to 1 याच्यामध्येच येणार आहे. दुसरा आन्सर कॉस एक्सचा कधीच येऊ शकत नाही. सेम इज इन द केस ऑफ साइन ऑल्सो. साइन फंक्शन, साइन फंक्शनचं आन्सर जे आहे रेंज नेहमी क्लोज इंटरवल -1 आणि 1च राहते, याच्या बाहेर जाऊ शकत नाही नेहमी. आणि त्याचं अँगल तुम्ही मात्र कोणताही घेऊ शकता, बिकॉज साइन फंक्शन अँड कॉस फंक्शन आर पिरियडिक आफ्टर 2π नंतर पुन्हा 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 रोटेट करा, तेच ते अँगल बनतील. एवढं 2π प्लस 4π प्लस अँगल 6π प्लस 8π प्लस पुन्हा पुन्हा तेच अँगल येतील. त्याच्यामुळं व्हॅल्यूज मात्र त्याच राहतील, क्लोज इंटरवल -1 to 1 च्या दरम्यान, साइन फंक्शन आणि कॉस फंक्शनच्या. ओके, हे बघा इथे बघा पहिल्या क्वार्टर मध्ये आपण हे पाहिलं तर बघा हा फॉर्म्युला विचार, ऍड शुगर टू कॉफी. ऍड म्हणजे काय, ऍड शुगर टू कॉफी. ऍडचा ए बघा, ए मीन्स ऑल पॉझिटिव्ह. पहिल्या क्वार्टर मध्ये सर्व ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हे पॉझिटिव्ह असतात. इथं शुगर एस स्टँड्स फॉर साइन, इथं फक्त साइन पॉझिटिव्ह असते, बाकी सर्व निगेटिव्ह असतात. साइन पॉझिटिव्ह मीन्स ऑफकोर्स कोसेक्स पण पॉझिटिव्ह होणार आहे, रेसिप्रोकल आहे ना. कोसेक पण काय असते, 1/sin म्हणजे कोसेक होतो. कोसेक आणि साइन, साइन म्हटलं बाकीचे निगेटिव्ह धरून घ्या. स्टँडर्ड अँगल जे आहे साइन कॉस टॅन, तर बाकीचे निगेटिव्ह. ऍड शुगर टू टी, टी म्हणजे इथं टॅन पॉझिटिव्ह, फक्त टॅन पॉझिटिव्ह असतो, बाकीचे साइन आणि कॉस निगेटिव्ह असतात इथे. ऍड शुगर टू कॉफी, कॉफी मधला हा सी स्टँड्स फॉर कॉस फंक्शन, इथं कॉस पॉझिटिव्ह. तिथे ए पॉझिटिव्ह मीन्स ऑल पॉझिटिव्ह, एस पॉझिटिव्ह म्हणजे सेकंड क्वार्टरला साइन पॉझिटिव्ह, टी पॉझिटिव्ह म्हणजे थर्ड क्वार्टरला टॅन पॉझिटिव्ह, आणि इथं कॉफीतला सी पॉझिटिव्ह म्हणजे इथं कॉस पॉझिटिव्ह, बाकीचे निगेटिव्ह. ऍड शुगर टू कॉफी हा वर्ड लक्षात ठेवायचा. अशा पद्धतीने कोणत्या क्वार्टर मध्ये कोणत्या फंक्शन पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह असतात तुम्हाला याच्यावरून लक्षात राहणार आहे. इथं बघा साइन फंक्शन पहिल्या क्वार्टरला पॉझिटिव्ह, सेकंड क्वार्टरला पॉझिटिव्ह, थर्ड क्वार्टरला निगेटिव्ह, इथं साइन फंक्शन निगेटिव्ह, फोर्थ क्वार्टरला निगेटिव्ह राहणार आहे साइन फंक्शन. साइन फक्त पहिल्या आणि दुसऱ्या क्वार्टरला पॉझिटिव्ह राहते, थर्ड आणि फोर्थला निगेटिव्ह राहते. कॉस फंक्शन बघा, कॉस इथं ऑल पॉझिटिव्ह म्हणजे पहिल्याला पॉझिटिव्ह असेल, सेकंडला तर फक्त साइनच पॉझिटिव्ह म्हणजे कॉस इथं निगेटिव्ह आलं, हे बघा इथं साइन कॉस निगेटिव्ह आलं, थर्डला पण कॉस निगेटिव्ह आणि फोर्थला इथं कॉस पॉझिटिव्ह आलं. फर्स्ट आणि फोर्थ क्वार्टरला कॉस पॉझिटिव्ह, टॅन टॅन पहिल्याला पॉझिटिव्ह आणि थर्डला पॉझिटिव्ह, हे असे. बाकी हे दोन निगेटिव्ह आहेत, आहे ना. सेकंड आणि थर्ड, सेकंड आणि फोर्थला निगेटिव्ह असेल टॅन, बाकी त्याचे रेसिप्रोकल आहे, हे साइन तुम्ही. फर्स्ट क्वार्टर ऑल trigonometric functions are positive. Second quarter cosec, sec, tan, cot, sin, cosec. हे सर्व साइन पॉझिटिव्ह, कोसेक पॉझिटिव्ह, हे निगेटिव्ह सिंबल दिले त्याने, कोसेक, सेक, टॅन, कॉट हे निगेटिव्ह. ठीक आहे. चलो नेक्स्ट बघा, आता हा ग्राफ आहे साइन फंक्शनचा.
अच्छा साइन एक्स की वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में रहती है यहाँ पे। दो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ साइन फंक्शन वी ऑब्जर्व दैट इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। कुठलेही रियल नंबर एक्स में कुठलाही रियल नंबर घ्या, हा जो ग्राफ आहे असा 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 पुढे चालतच आहे तुम्ही जेवढे रिव्हॉल्युशन घेतले। आता इथे बघा साइन 0 आहे पाहिजे, इथे 0 आहे, इथे कोऑर्डिनेट इथे आहे ना 0 0 म्हणजे साइन 0 ची व्हॅल्यू 0 आणि इथे बघा इथे साइन पाय पण 0 म्हणून इथं y कोऑर्डिनेट 0 आहे, 2 पाय 0 इथे 0, 3 पाय पण 0 म्हणजे y कोऑर्डिनेट 0, इथे y कोऑर्डिनेट 0। आता इथे बघा हा जो आहे पाय बाय 2 आहे, इथे साइन पाय बाय 2 1 असते, इथे आला ग्राफ हा असा इथून इथपर्यंत। ऍक्च्युअली इथे पाय बाय 2 अँगल आहे, इथे पाय बाय 2, इथं पाय आणि हा 3 पाय बाय 2 ला इथं -1 आहे, हे -1 आहे इथं -1। पुन्हा बघा हा 1 पर्यंत जातो, -1 पर्यंत तो पुन्हा 1 पर्यंत जातो, पुन्हा -1 पर्यंत, पुन्हा 1 पर्यंत जातो, पुन्हा म्हणजे असा तो ह्या दोघांच्या 1 आणि -1 च्या मध्येच जातो असाचा ग्राफ। याचा त्याची रेंज जी आहे ते -1 आणि 1 च्या मध्ये किंवा इक्वल टू साइन फंक्शन, हा ग्राफ आहे साइनचा, असा साइन फंक्शनचा हा ग्राफ राहणार आहे, पुढे पुढे कंटिन्यू चालूच राहतो तो, परंतु 1 च्या बाहेर जाऊ शकत नाही, -1 च्या बाहेर जाऊ शकत नाही, ठीक आहे ना। सो पिरियडिक आफ्टर 2 पाय, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स फंक्शन। लक्षात आलं का तुम्ही? हॅलो Yes sir. तुम्ही काय करा साइन एक्स चे जे व्हॅल्यूज आहेत ना 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, पाय बाय 2 पाय, 2 पाय, 3 पाय, 4 पाय अशा व्हॅल्यूज ग्राफ पेपर वरती फिक्स करा आणि त्याला इझिली असं स्केच करा, ड्रॉ करा, तर तुम्हाला असाच ग्राफ मिळेल त्याचा साइनचा, ठीक आहे ना। दुसरा बघा कॉसचा, बघा कॉस इथे काय होते बघा, इथे कॉस 0 1 असते म्हणून इथे 1 दाखवलं, y कोऑर्डिनेट 0 आहे, हा कॉस एक्स चा ग्राफ आहे, हा 0 x 0 आहे तो y 1 झाला, y कोऑर्डिनेट 1 झाला म्हणजे रेंज 0 डिग्री साठी 1 आहे, cos 0 1 आणि इथे पाय बाय 2 0 आहे, इथे हा पाय बाय 2 आहे, साइन पाय बाय 2 आपला सॉरी cos पाय बाय 2 0 असते म्हणून हा y कोऑर्डिनेट पुन्हा इथे 0 आला, पायला -1 होते, cos पाय -1 म्हणजे इथे आला तो -1, हा पाय आहे, x कोऑर्डिनेट पाय आहे, तर इथे व्हॅल्यू आहे -1 आली आहे, तर cos पाय -1, पण असा ग्राफ चालला इकडे असं पुन्हा इथे हा 3 पाय बाय 2 0 होणार आहे, ऑड मल्टिपल ऑफ पाय बाय 2 cos ऑड मल्टिपल ऑफ पाय बाय 2 नेहमी 0 असतात, cos पाय बाय 2 cos 3 पाय बाय 2 cos 7 पाय बाय 2 cos 9 पाय बाय 2 हे सर्व 0 असतात, तर 3 पाय बाय 2 0 इथं, इथे काय असेल हा 5 पाय बाय 2 असेल, हा 7 पाय बाय 2 असेल, 0 झाले आणि 1 पाय -1, 2 पायला इथं 1 येतो बघा, cos 2 पाय 0, cos 2 पाय पहिले एक रोटेशन कंप्लीट करा तुम्ही, e चे कोऑर्डिनेट्स आपले 1 0 होते, एक रिव्हॉल्युशन घ्या कोणाच येणार आहे म्हणून cos 2 पाय हा असा ग्राफ गेला, cos 2 पायला हा 2 पाय आहे, इथे 2 पाय आहे, इथे 1 झाला, हा y कोऑर्डिनेट 1 आला म्हणजे इथे येणार आहे तो, पुन्हा इथे 5 पाय बाय 2 ला पुन्हा 0 झाला इथं आणि cos 3 पाय -1 होते, हा इथे आला पुन्हा असा झाला। अच्छा, so this is the graph of cos x function. नंतर tan x जर तुम्ही ग्राफ काढला तर तुम्हाला माहित असेल tan x tan पाय बाय 2 हे डिफाइन नाही करा, sin पाय बाय 2 आपण cos पाय बाय 2 म्हणजे tan पाय बाय 2, पण डिनॉमिनेटर cos पाय बाय 2 झाला तो 0 होणार आहे, तो डिफाइन नाही आहे, पण तुम्ही जर असा ग्राफ काढला tan चा तर ही पाय बाय 2 आहे, हा पॉइंट पाय बाय 2 आहे, हा पाय बाय 2 0 पासून पाय बाय 2, तर tan चा ग्राफ आहे ना तो असा जाईल इकडे इकडे इन्फिनिटी कडे जाईल, ही जी रेड लाईन दिसते याला तो टच नाही होत, तो इट नेव्हर टचेस दिस पाय बाय 2 लाईन, त्याच्यासोबत पॅरलल वरती हाईट वर चालला जाईल समोर इन्फिनिटी पर्यंत, परंतु ह्या लाईनला तो कधीच टच करत नाही, कारण साइन पाय बाय cos पाय बाय 2 0 होतो आणि tan पाय बाय 2 नॉट डिफाइंड आहे पाय बाय 2 च्या ठिकाणी, म्हणून ह्या लाईनला हा ग्राफ कधीच टच करणार नाही, ह्या लाईनच्या सोबत जाईल तो पॅरलल समोर किती हाईट असू द्या, म्हणजे इन्फिनिटी कडे जाते, म्हणजे रेंज जी आहे y कोऑर्डिनेट्स बघा tan फंक्शनचे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तसेच इकडे हा जो पाय बाय 2 ही लाईन जे पाय बाय 2 आहे इकडे, तर ही लाईन सुद्धा ही ब्ल्यू कलरची ही पुन्हा अशी ग्राफ याच्या सोबतच जाईल खाली, पण याला टच नाही करणार तो, या पाय बाय 2 लाईनला टच नाही करणार आहे तो, समोर इन्फिनिटी, म्हणून tan फंक्शनची जी रेंज आहे ते -इन्फिनिटी पासून प्लस इन्फिनिटी पर्यंत, म्हणजे कुठलीही असो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी किती -इन्फिनिटी पासून इन्फिनिटी पर्यंत त्याची रेंज y कोऑर्डिनेट बघा ना, इथे हा जो ग्राफ असा वरती
वरती वरती वरती जाईल, y कोऑर्डिनेट प्लस इन्फिनिटी कडे चालला. इकडे y कोऑर्डिनेट जो आहे, इकडे हा y कोऑर्डिनेट मायनस इन्फिनिटी कडे समोर 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 जाईल. तर आणि कुठं -π/2 आणि π/2 च्या मध्येच हा -π/2 आहे. हा अँगल हा मी π/2 घेतला. याच्यामध्ये क्लोज इंटरव्हल मी घेऊ शकत नाही कारण तो टच होत नाही. तर ओपन इंटरव्हल मध्ये -π/2 टू π/2 च्या मध्येच तुम्हाला प्लस इन्फिनिटी पासून तर मायनस इन्फिनिटी पर्यंत tan x च्या व्हॅल्यूज मिळतात है ना. प्लस इन्फिनिटी पासून तर मायनस इन्फिनिटी पर्यंत ह्या सर्व व्हॅल्यूज तुम्हाला ह्या दोन -π/2 टू π/2 च्या मध्येच मिळतात सर्व है ना. देअरफॉर हे बघा द डोमेन याचा tan x इज द सेट ऑफ, तुम्ही अँगल तर कुठलाही घेऊ शकता. मग पुढे π/2 च्या पुढे मग पुन्हा असं जाईल तो, त्याच्या पुढे पुन्हा असं जाईल तो. त्या π/2 टच नाही करत ह्या लाईनला, व्हर्टिकल लाईन्सला टच नाही करत. म्हणजे अँगल तुम्ही कुठलाही घेऊ शकता. x बिलॉंग्स टू रिअल नंबर, परंतु हा x कसा असला ना, हा x जो आहे 2n+1 इंटू π/2 असायला नको. x म्हणजे sin x अपॉन cos ना tan. तर खालचा cos x जो आहे तो 0 व्हायला नाही पाहिजे. खालचा cos x म्हणजे x जो आहे तो 8 मल्टिपल π/2 असतो. So x should not be equals to 2n+1 π/2. हा 8 मल्टिपल π/2 आहे, हा असायला नको. The range is the set of all real number. रेंज त्याची कुठलीही म्हणू शकते, मायनस इन्फिनिटी पासून इन्फिनिटी पर्यंत कुठलीही त्याची रेंज असू शकते. आणि डोमेन सुद्धा तुम्ही कुठलाही घेऊ शकता, फक्त x हा सोडून, असा सोडून, असा π/2 सोडून बाकी तुम्ही x कुठलाही घेऊ शकता. सो domain of this function is real numbers except this type of angles. odd multiple of π/2 सोडून बाकीचे रियल नंबर तुम्ही x कुठलाही घेऊ शकता. रेंज मात्र त्याची मायनस इन्फिनिटी पासून इन्फिनिटी पर्यंत